अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और अगर आपको स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। आपके पास अगर स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज की पहली स्टोरी विक्रम ने मुझे न्यू दिल्ली से सेंड की है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। हम दो फ्रेंड्स शिवम और मैं जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, हम दोनों ने जुलाई के मंथ में मनाली जाने का प्लान बनाया और हम दोनों अपनी गाड़ी में मनाली चले गए। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। शिवम तेज़ गाड़ी चला रहा था और मैं इसके पास बैठा हुआ था। इतनी तेज़ बारिश में हम दोनों कहीं रुके बगैर चले जा रहे थे। बारिश इतनी तेज़ थी कि आगे जाने को कोई रास्ता नहीं था। रास्ते में चाय की एक दुकान देखकर दोनों ने चाय पीने के लिए गाड़ी वहाँ रोक दी। हम दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर चाय पीने लग गए। फिर किसी ने आकर गाड़ी पर दस्तक दी। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो सफ़ेद साड़ी में थी। इस लड़की ने हमसे हेल्प मांगी और उसने कहा कि मैं यहाँ एक गांव में रहती हूँ, क्या आप लोग मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हैं? तो शिवम की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं मान गया और वो लड़की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। शिवम अब इससे बातें कर रहा था और वो खामोश बैठी थी। मैं इसकी आंखों में कुछ अजीब सा देख सकता था, इसलिए अचानक वो लड़की बोलने लग गई कि पिछले साल इस दिन मेरा इस सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ था और इस कार ड्राइवर ने मुझे ज़ख्मी देखकर फिर मुझे उठाना ही नहीं ज़रूरी समझा। उसने मुझे मारा और वहाँ छोड़ के चला गया। इसलिए शिवम को वो कुछ नज़र आने लगा जो लड़की बता रही थी। तब शिवम ने देखा कि इनकी गाड़ी के सामने एक लड़की खड़ी है, तो मैंने ज़ोर से गाड़ी को ब्रेक लगा दिया और गाड़ी रुक गई। उसने देखा कि ये वही लड़की थी जो हमारी गाड़ी में पीछे को बैठी थी। ये देखकर हम दोनों को चक्कर आने लगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अब चुड़ैल बन चुकी थी। हम दोनों ने बहुत ज़ोर से चिल्लाए और गाड़ी से भागने लग गए। आगे हमने एक बस स्टॉप पर अपनी गाड़ी रोकी तो वहाँ खड़े लोगों ने हमें बताया कि हमारे गांव की एक लड़की पिछले साल सड़क हादसे में एक मर गई थी। बहुत से लोगों ने इसे रास्ते में देखा है। यह सुनना हमारे लिए काफ़ी था। हम अपना सफ़र वहीं छोड़कर अपने घर को आ गए। ये दूसरी कहानी गोवा से सेंड की है। आज के वीडियो की दूसरी स्टोरी भी मुझे एक गोवा से एक सब्सक्राइबर ने सेंड की, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। मैं आपको ये उनकी ज़ुबानी सुनाती हूँ। मैंने ये कहानी अपने गांव के एक बड़े बुज़ुर्ग से सुनी थी जो कलकत्ता में काम करते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि कुछ अंग्रेज़ शिकारी हिंदुस्तान के एक जंगल में शिकार करने गए। इस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, लेकिन एक बड़ा अंग्रेज़ ऑफिसर पहले ही इसमें ठहरा हुआ था। इसलिए इन अंग्रेज़ शिकारियों को जंगल के बीच में बने पुराने डाक बंगले में रहना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने ख़ानदान के साथ रहता था और डाक बंगले में रहकर लोगों की खिदमत करता। इस रखवाले के ख़ानदान में इसकी बीवी और तकरीबन 14-15 साल की इकलौती बेटी थी। एक शाम जब अंग्रेज़ शिकारी शिकार के बाद डाक बंगले में वापस आए तो वो नहाकर पीने बैठ गए। शराब पीने के बाद वो इस कदर बहक गए थे कि उन्हें बिल्कुल होश व हवास ही नहीं रहा और रखवाले को गोली मारकर इसकी बीवी और बच्चा छीन लिया। इन गुनहगारों को इस नशे की धुत में होने का कुछ पता न चला और नोच नोच कर दोनों को गोलियों से भून दिया और तीनों की लाशें डाक बंगले के पीछे दफन कर दी। कुछ दिनों के बाद अंग्रेज़ों ने एक बार फिर कैलाश नामी एक नए बंदे को वहाँ रखा। कोई नहीं जानता था कि इस पुराने डाक खाने का पुराना खादिम और इसका ख़ानदान कहाँ है। एक दफ़ा की बात है कि नया नौकर कैलाश रात को गेट बंद कर सो रहा था। फिर अचानक से वो उठा क्योंकि उसने फील किया कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में डंडा और दूसरे में चिराग उठाया और दरवाजे पर आकर कहने लगा कि कौन है? इतनी रातों के बाद दरवाजे पर कौन रो रहा है? उसने दरवाजे पर बैठी एक नौजवान लड़की को देखा जो रो रही थी। कैलाश इस लड़की के पास गया और इसके सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटी रो मत, अंदर आ जा। फिर जब वो नौजवान अंदर आई
तो कैलाश ने इसे पानी पीने के लिए कहा और उससे पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो। कैलाश की इतनी बातें सुनकर उस लड़की को एकदम गुस्सा आ गया। कुछ देर तक वो ऊंची आवाज़ में रोने के बाद थोड़ा सा पुरसुकून हुई और कैलाश से कहने लगी कि वो इस डाक बंगले के पहले नौकर की बेटी है। और फिर उसने ये भी बताया कि कैसे 4-5 शिकारी बाहर से आए और इसके बाप को कत्ल किया और फिर इसकी माँ की इज्जत को बर्बाद किया। फिर कैसे इसकी माँ और इसे भी गोलियां के बाद डाक खाने के पीछे दफन कर दिया। उस जवान लड़की की इतनी बातें सुनकर कैलाश बिल्कुल चौंक गया, लेकिन वो डरे बगैर उससे पूछा कि ये कैसे हो सकता है, मर गए हो तो मेरे सामने तुम कैसे बैठी हो। कैलाश की ये बात सुनते ही लड़की अचानक से गायब हो गई और इससे पहले कि कैलाश कुछ समझ पाता, इस कमरे की दीवार पर उल्टा चलते हुए उसने देखा। कैलाश को ये मंजर देखकर पूरी तरह से वो डर गया। फिर अचानक वो लड़की आकर कैलाश के सामने बैठ गई और कहने लगी कि काका तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता कैलाश का खौफ दूर हो गया और उसने माथे पर पड़े पसीने के कतरों को साफ किया। फिर उसी रात उस लड़की ने वो जगह दिखाई जहाँ इन तीनों को दफन किया गया था। कैलाश ने कुदाल को उठाया और इन तीनों के कंगाल निकाले। फिर उसने इस नौजवान लड़की से वादा किया कि वो इन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ अदालत जाएगा और इस जवान लड़की को इंसाफ दिलाएगा। कैलाश की बात सुनकर वो लड़की रोने लगी कि चचा आपको नहीं ये करना, मैं खुद बदला लूँगी, बस थोड़ी सी मेरी मदद करें। बस फिर क्या था, इस लड़की के कहने के मुताबिक कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर पोस्ट ऑफिस की नौकरी छोड़ दी और इस जवान लड़की के कहने के मुताबिक उसके पेरेंट्स की हड्डियां जला दी और दोनों के नाम पूजा भी करवाई। दोनों को वो उसने मुक्ति दिलवाई, लेकिन लड़की के बयान के मुताबिक कैलाश ने ना तो लड़की का कंगाल जलाया और ना ही इसकी रसूमात अदा की, क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि अगर उसे मुक्ति मिल गई तो वो अपना बदला कैसे लेगी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और अब कोई नया बंदा इस डाक बंगले में आने को तैयार नहीं था, क्योंकि कैलाश वहीं घूमता रहता था और नए आने वाले नौकर को भूतों की कहानियां सुनाकर भगा देता। कभी कभार वो नौजवान लड़की कुछ ऐसे करती कि वहाँ के रहने वाले नौकर डर जाते, मगर इतना कुछ होने के बावजूद शिकारी इस बंगले पर आना नहीं छोड़ते थे। वो खुद आकर अपना इंतज़ाम करते, लेकिन अब जो आता वो वापस नहीं जाता, क्योंकि इस डाक बंगले में रहने वाला हर अंग्रेज़ शिकारी इस लड़की का शिकार हो जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता कि वो लड़की अपने जाल में फंसाकर किसी शिकारी को वहाँ ले आती और रात को इसके असली रूप में आती और इसे अंग्रेज़ को डराकर मार देती और खून पी जाती। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा और इस डाक बंगले में मरने वाले शिकारियों की मौत एक कहानी बनकर रह गई। अंग्रेज़ अफसरों की लाख कोशिशों के बावजूद कातिल नहीं पकड़ा जाता और उन शिकारियों की मौत की वजह ना पता लगती। अब शिकारियों में ये बात फैल गई कि पुराने डाक बंगले में रहने वाले हर शिकारी की रात होती है, लेकिन उसे दूसरे दिन का सूरज नसीब नहीं होता। 2-3 साल और गुजर गए और अब वो डाक बंगला खंडर हो चुका था, क्योंकि अब वहाँ रहने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। मगर उस लड़की का भूत अब भी उस डाक बंगले में अपने कातिलों का इंतज़ार कर रहा था। दिन के वक्त यहाँ आने और जाने वाले लोग फील करते थे, क्योंकि वो मुसलसल रोती रहती थी, लेकिन कोई इसे देख नहीं पाता। एक दफ़ा उस लड़की की आत्मा एक और नौजवान लड़के से मिली जो वहीं पे रहता था और बरतानवी शिकारी के निशाना बन चुका था। उन दोनों की आत्मा उन्हें ढूंढना शुरू हो गई। 2-3 दिन की मेहनत के बाद वो अपने कातिलों तक पहुंच गए। एक दिन शाम को वो निहायत खूबसूरत लड़की के रूप में एक कातिल अंग्रेज़ शिकारी के घर गई। घर में इस अंग्रेज़ के सिवा कोई ना था। फिर उसने बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद उसे अपनी खूबसूरती में फंसा लिया। वो खूबसूरत तो बहुत थी और उसके जाल में फंसते लोगों को देर नहीं लगती। वो लड़की अब इस अंग्रेज़ से कहने लगी कि क्यों ना हम शिकार पर जाएं। तो उस अंग्रेज़ ने कहा कि ये अच्छी बात है, मेरे कुछ दोस्त शिकारी हैं, चलो उनको भी हम साथ लेकर चलते हैं। बस फिर क्या था, इस नौजवान लड़की ने अंग्रेज़ को बताया कि मेरे एक दोस्त भी है, वो भी बहुत खूबसूरत है और वो भी शिकार पर जाना चाहती है।
फिर अगले दिन इस औरत के भूत और उस लड़के का भूत अंग्रेज को लेकर वहाँ पर रवाना हुए, और अब वहाँ डाक बंगले में क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता। उस रात वहाँ अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की। पार्टी रात को शुरू हुई और साथ ही अंग्रेज़ ऑफिसर ने वहाँ एंजॉयमेंट शुरू कर दी, क्योंकि पहले ही वहाँ पर 2 आत्माएं मौजूद थीं जो उनके लिए घात लगाए बैठी थीं। अचानक उस आत्मा ने एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली और एक छलांग लगाकर करीबी घने दरख्त की मोटी शाख को इस जोर से खींचा कि वो शगाफ की आवाज़ से टूट गई। इसके बाद इस भूत ने इन अंग्रेज़ों शिकारियों में एक एक को पकड़कर पांव तले दबाना शुरू कर दिया। उनके टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गए। उस नौजवान लड़की की आत्मा एक खौफनाक आवाज़ निकालती और हर अंग्रेज़ के शिकारी के पास पहुंच जाती और इसकी आंखों में आंखें डाल के इसकी जान निकाल देती। उस तरह उन आत्माओं ने एक एक करके तमाम अंग्रेज़ शिकारियों को मार डाला। अगले दिन अंग्रेज़ों की तलाश में निकले अंग्रेज़ ऑफिसर्स को ऐसी लर्जा खेज लाशें मिली कि जिन्हें देखकर वो हैरत से दंग रह गए। वो ऑफिसर्स ये समझे कि किसी जानवर का काम है। कैलाश सब कुछ जानता था, लेकिन उसने किसी को कुछ भी ना बताया। और फिर एक दिन वक्त निकाल कर कैलाश ने चुपके से इस नौजवान लड़की का कंकाल निकाला और उसकी अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि अब उसको मुक्ति मिल सके। आज की लास्ट स्टोरी भी इंडिया से ही सेंड की गई है। हमारे गांव से तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर एक बहुत बड़ा बाग है, जिसे हमारे गांव वाले बदकी बारी कहते हैं। ये तकरीबन 12-15 एकड़ पर फैला हुआ है। बाग में आम के दरख्तों का बहुत ज़्यादा अंबार है। ये एक बहुत ही बड़ा और पुराना बाग है। यहाँ के खौफ से आज भी कमज़ोर दिल लोग दोपहर या दिन के सूरज निकलने के बाद इस बरकी बाड़ी की तरफ नहीं जाते। इस बरकी बाड़ी की तरफ जाने की बात ही छोड़ देते हैं। नाम इनके जहन में आते ही आता है कि एक डर है, और ऐसा डर क्यों है? इस मोड़ के बारे में कहते हैं कि 30-32 साल पहले ये बड़ा मोड़ बहुत मोटा और खौफनाक हुआ करता था। दोपहर के वक्त भी इस पर बरकी बारी में अंधेरा और भूतों का खौफ था। लोग इस बाग में सिर्फ आम लेने आते थे, और वो भी बहुत सारे लोग मिल के आते। हाँ, चंद हिम्मत वाले लोग जो हनुमान जी पर ट्रस्ट करते हैं कभी कभी अकेले आ जाते। कुछ लोग तो यहाँ आकर कहते कि रात को यहाँ भूतों को देखा जा सकता है। उस बाग में बहुत से दरख्त थे। एक दफ़ा हमारे दादा ने आम के मौसम में गांव के एक शख्स को आम की कटाई की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन दादा को कहीं से मालूम हुआ कि वह हर रात 1-2 लोगों के साथ आम तोड़ते हैं। एक दिन हमारे दादा ने धमका कर सोचा कि रात को खाने पीने के बाद मैं वहाँ पर जाऊँगा और देखूँगा कि कौन हमारे आम चोरी करता है, और इस खौफनाक और भूतों के बाग में वो पहुँच गए। दादा ने कोने में मौजूद दरख्त के नीचे एक आदमी को देखा और उन्होंने सोचा कि ये वो शख्स है जो आम तोड़ता और चोरी करता है। मेरे दादा ने भागकर उसको पकड़ने की कोशिश की कि अचानक वो आदमी इस बाग में वाक़या एक बरगद के दरख्त के पास पहुंचा और एक भयानक और खौफनाक शक्ल में आ गया। इसके चारों तरफ आग उठने लगी। अब उसने हमारे दादा को इतना मारा कि मेरे दादा नीचे गिर गए। उनकी मरने जैसी हालत हो चुकी थी। मेरे दादा का जिस्म कांपने लग गया था और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाल पा रहे थे। उन्होंने बहुत हिम्मत की, मगर वो एक कदम भी ना उठा पाए। तकरीबन 2 या 3 मिनट के बाद वो हरकत करने के काबिल हुए और उन्होंने हनुमान चालीसा का विर्द करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो भूत पीछे होना शुरू हो गया। वो बहुत खौफज़दा थे। 3-4 दिन बिस्तर पर पड़े रहे। उसके बाद कहीं जाकर उन्हें आराम आया। उसके बाद हमारे दादा ने कभी भी आम के बाग में अकेले जाने का इरादा नहीं किया। मेरे चाचा अपनी जवानी में काफ़ी आवारा हुआ करते थे। वो दिन भर दोस्तों के साथ घूमते रहते और रात 12-1 बजे से पहले कभी भी घर ना आते। घर वाले इनसे बहुत नाराज़ थे, लेकिन उन पर इनकी नाराज़गी का कोई असर नहीं होता। एक रात वो अपने दोस्त के साथ दरिया किनारे चहलकदमी कर रहे थे। वहाँ ही एक अघोरी बाबा रहता था। चाचा और इसके दोस्त उनको छेड़ने के लिए उसके साथ बैठ गए। पहले इनके साथ बैठकर वो शराब पीने लग गए और फिर इधर उधर की बातें करने लग गए और इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया।
बातों ही बातों में उन्होंने भूतों की बातें करना शुरू कर दी और चचा ने बाबा से पूछा कि कभी भूत देखा है। पहले तो बाबा टालते रहे, लेकिन चचा अपनी बात पर डटे थे। फिर बाबा मान गए और उसने इर्द गिर्द एक हलका बनाया और कहा कि आओ जो मैं तुम्हें भूत दिखाता हूँ, मगर कुछ भी हो जाए इस हसार से बाहर नहीं निकलना। वो बाबा मंत्र पढ़ने लग गया। चचा और इनके दोस्त इस वक्त धीरे से मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें ये बात हंसी मजाक की लग रही थी कि अचानक छम छम की आवाज़ आई और एक औरत वहाँ आई और नाचने लगी। इसके बाद अचानक 2 और 3 औरतें वहाँ आईं और वो भी नाचना शुरू हो गई। ये देखकर चचा और इनके दोस्तों की तो सिटी गुम हो गई। दोनों का नशा एकदम से गायब हो गया। दोनों डर के मारे वहाँ से भागने लग गए, लेकिन नाचने वाली औरतों ने अपना रक्स नहीं छोड़ा और उनको घेर लिया और इसके गिर्द घूमने लग गई। वो इन्हें ऐसी नज़रों से देख रही थी कि जैसे वहाँ बुलाए जाने पर इन्हें गुस्सा आया हो। दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। सुबह जब उन्हें होश आया तो वहाँ सिर्फ अघोरी बाबा थे, और जब उसने इन औरतों के बारे में पूछा तो बाबा ने बताया कि मैंने उन्हें भगा दिया। उन दोनों ने बाबा के पाँव छुए और माफ़ी मांगी, और इस दिन के बाद चचा ने रात गए आना बंद कर दिया। लिसनर्स, ये आज की स्टोरीज थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।